हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। कैसे हैं आप सब? करे जा रहे हैं गुरुदेव चौचक चपुआ एकदम मस्त तगड़ी तैयारी करवा रहे एकदम आपके बोर्ड परीक्षा की। और मैंने हिंदी का ना पूरा प्लेलिस्ट सेट करवा दिया है और आज शाम तक मैं बायोलॉजी का अपडेट करवा दूंगा और इंग्लिश का, फिजिक्स, केमिस्ट्री का और आर्ट वालों का जितने भी है ना, टेंशन ना लो। अच्छा, हिंदी का बहुत तगड़ी तगड़ी मैं वन शॉट वीडियो ला रहा हूँ तो परेशान नहीं होना है। और महाभारत बैच में जितना भी मैं बायोलॉजी का सेट पेपर दिया हूँ ना, कसम से रट लेना। बाकी यूट्यूब से पढ़ाई रहे कर लेना, एक एक क्वेश्चन आपका रट जाएगा। क्योंकि महाभारत बैच में मैंने 7 सेट का पेपर लाइव सॉल्व के साथ ही साथ उसका पीडीएफ मैंने दिया है, तो रट लीजिएगा। फिजिक्स भी पूरा हो गया, केमिस्ट्री भी पूरा हो गया, बायोलॉजी भी पूरा हो गया है, हिंदी भी पूरा हो गया है, इंग्लिश का बचा एक आध दो दिन में वो भी कंप्लीट करवा दूंगा महाभारत बैच में, काम खत्म। और जितने भी पेपर है कसम से रट लेना, एक एक पेपर क्वेश्चन फंसा देंगे। यहाँ पे मैं आज आपका ना एकदम फुल्ली डेडिकेशन के साथ ये मैं बायोलॉजी का पूरा पेपर सॉल्व करवाने वाला हूँ। 2025 के लिए गेस्ट पेपर एकदम तगड़े वाले क्वेश्चन हैं। एक चीज और, हमारे में और अन्य लोगों में खास बात मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारे आपके ये पेपर मिलेंगे, ये सारे के सारे एकदम सिंपल भाषा में सॉल्व हैं। ये सिंपल भाषा में मैं खुद बैठ के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया हूँ, कसम से हर एक क्वेश्चन को ऐसा सॉल्व किया हूँ कि आपके साथ पेपर में टच करेगा। ये गारंटी ये सीएम दे रहा है, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। इसका मैं प्लेलिस्ट बनवा दे रहा हूँ, वहां पे आपको सारी चीज मिल जाएगी, देखते चले जाना, काम खत्म। अब महाभारत बैच के पीडीएफ रख लेना, काम खत्म। महाभारत बैच सर ये वो बैच है, कल एग्जाम है, आज पूरा सेट पेपर पढ़ के जाओ, कसम से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब पीडीएफ के लिए कर जो टेलीग्राम चैनल एसके स्टडी ज्वाइन कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक, हाँ गुरुदेव, ये 348 जीजे क्या है भैया, पेपर कोड है। उनकी कसम है, अब छोड़ दीजिए, उनसे नाता नहीं गुरुदेव, छूट भी गया है। अब तो उनसे बात तो नहीं होती, क्योंकि अब बतियाएंगे तो गुरुदेव बवाल हो ही जाएगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। अगर आपके 95 आए, उनके जैसे 5 आपके पास आएंगे। अगर फेल हो गए, बा इनसे कौन बात करेगा? समझ आ रहा है ना। इसीलिए कहते हैं सर बहुत ऊपर जाओ, बहुत ऊपर जाओ, सफलता आपकी कदम चूमेगी, साथ ही साथ वो आपके पीछे भागेंगे। मेरी बातों को दिल पे मत लीजिएगा, नहीं तो दिल तो बहुत टूटते हैं और आप भी मेरे से टूट जाएंगे और मेरे ऊपर ठोक देंगे FIR, कहेंगे गुरुदेव ऐसा मेरे को बोल रहे हैं। प्लीज यार मेरी बातों को दिल पे मत लीजिएगा, मैं ऐसी आपको हंसाने के लिए बोलता रहता हूँ, अलग की बात है। क्योंकि देखो भैया, स्ट्रेस भरी जिंदगी पहले से ही है, इसमें और स्ट्रेस नहीं देना है। हम लोग बहुत सिंपल तरीके से बहुत प्यार से पढ़ेंगे, चिंता मत करिएगा। अब जो हम सेट पेपर ला रहे हैं, तगड़े से सॉल्व कर लेना, याद करते चले जाना। पीडीएफ देखिएगा, पीडीएफ मैं तो दे दूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे टीचर है ना यूट्यूब पे, बहुत सा ढेर सारे टीचर हैं जो कि मतलब लंबे वाले तो अलग की बात है भैया, हैं बेच लेते हैं, पढ़ा देते हैं। लेकिन भैया बहुत सारा समाधान भी किया है, जिसका मैंने आज अपडेट कर दिया था टेलीग्राम पे, तो टेंशन ना लीजिए, ठीक है ना। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ से निकाल के वहां पे बेचते हैं, तो यार माफी चाहते हैं। बट हाँ, वो सारे पीडीएफ आपको कंटेंट वहां पे शेयर कर देंगे, जैसे आपके वन शॉट वीडियो के कंटेंट और सारे मॉडल पेपर और चीजें आपको अपडेट आपको मिल जाएगा। मैंने आपके लिए टेलीग्राम पे मैं फ्री किया हूँ आपको मॉडल पेपर। जी हाँ, मॉडल पेपर आपको मैं फ्री में वहां पे डलवा के अपडेट करवा दूंगा, सॉल्व। टेंशन मत लीजिए, जो यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, ठीक है ना। तो चिंता नहीं करना, जबरदस्त तरीके से। और टेलीग्राम भैया ज्वाइन कर लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब महाभारत बैच में आपको पूरे सेट मिल जाएंगे, उसको तैयार कर लेना। चलिए आज हम लोग इसको फुल डेडिकेशन के साथ सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल भाषा में। कसम से ऐसा ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे ना सिंपल में, कि रट जाएगा। उसके बाद आगे बोलिएगा हाँ हाँ गुरुदेव जीरा है, ये रहा गया। उनसे तो ज्यादा आपकी सर बातें समझ में आती है। सबसे पहला प्रश्न, सभी पृष्ठ करना अनिवार्य है, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की जो पुष्टि है नामांकित रेखा चित्रों द्वारा आप करना है। मतलब गुरुदेव रेखा चित्र बनाना है, चित्र को फिगर द्वारा द्वारा एकदम बनाना है, टेंशन मत लेना, बहुत तगड़ा समझाएंगे, सब तगड़ा समझाएंगे ना। पेपर देखिएगा, पढ़ो कहीं से भी, पेपर रटो एसकेएम स्टडी से। गेस्ट पेपर एकदम तगड़ा वाला, एकदम छपने वाला पेपर है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख मतलब गुरुदेव सामने दिए गए हैं, कोनो दिक्कत नहीं लेना है, करे जा, ठीक है ना। सबसे पहले बार यहाँ पे बहुविकल्पी आएगा, पेपर में बहुविकल्पी आपका 4 अंकों का आएगा, और मैं इसको बहुत ही सिंपल भाषा में सॉल्व किया हूँ, चिंता मत करिएगा। बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने टीम लगा के सॉल्व करवाया है। देखिए क्या है, सबसे पहले सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे। सबसे पहला प्रश्न, कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता? ऐसा कौन सा नाइट्रोजनी क्षार होता है जो डीएनए में नहीं पाया जाता? अगर डीएनए में नहीं पाया जाता तो गुरुदेव आरएनए में जरूर पाया जाएगा। मतलब गुरुदेव अगर घर में चोरी हुई है, अगर हमारे घर में सामान नहीं तो पक्का पड़ोसी के घर में सामान है, क्योंकि वो गुरुदेव जो दायरा है ना, केवल उस दायरे में हम 2 लोग रहते हैं, एक मैं और दूसरा पड़ोसी। हाँ समझा क्या? हाँ, थाइमीन, एडेनिन, गुआनिन या एडेनिन। तो सीधा बोलिएगा, जो सर जी हमारा यूरेसिल होता है,
यह कभी भी नाइट्रोजनी डीएनए क्षार में नहीं पाया जाती है, डीएनए में नहीं पाया जाता। डीएनए का पूरा नाम यहीं पे जान लीजिए क्या होता है। तो डीऑक्सी, बताइएगा ना समझ में आए तो, डीऑक्सी राइबो क्या होता है अंग्रेजा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। हमारे साथ रटो, हमारे साथ रटो आप लोग, हमारे साथ रटो। कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता? तो कौन सा हमारा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता? यूरेसिल। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक, अब पॉइंट में मैंने यहाँ पे छाप दिया। यही तो खास बात है कि हम बहुत ही सिंपल से कोशिश करते, कितना से कितना सिंपल में समझा दे, एकदम जीरा हरिहरा जाए। गुरुदेव जहरीला, हम जहरीले, हमारा पेपर जहरीला, और इन दोनों जहरीले मिलके एकदम आग लगा देंगे पेपर में। कसम से आप साथ दे दो, आप साथ दे दो गुरुदेव, उनका भी हम बेहाल कर देंगे हाल, टेंशन नहीं लेना है। डीएनए, ठीक ना, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड किसका होता है? डीएनए का पूरा नाम होता है। डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। कहीं यूरेसिल है क्या? जब यूरेसिल नहीं है तो यूरेसिल नहीं होगा। अब यूरेसिल किसमें पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। यूरेसिल किसमें पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। अच्छा, किस पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला लो भैया, ख वाला प्रश्न लो करे जवाब। ख वाला प्रश्न दबाओ यहाँ पे। मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने भी विपरीतार्थ लक्षणों को सम्मिलित किया था, मतलब ऐड किए थे? 7। ठीक है, हाँ याद है 7। यानी ग्रेगर जॉर्ज मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग करके अनुवांशिकता के नियम दिए थे, और उन्होंने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के 7 विपरीत लक्षणों का क्या किया था? अध्ययन किया था। क्या किया था? अध्ययन किया था। समझ में आ रहा है ना? मेरा सर यही एक उद्देश्य है कि आपको सिंपल सिंपल भाषा में अपडेट कराया जाए। तो चिंता ना करो, मैं आपकी पूरी तैयारी करवा के भेज दूंगा। अगला है दांत दांत्र कोशिका अरक्तता रोग किस उत्परिवर्तन का उदाहरण है? तो ये सर जी बिंदु उत्परिवर्तन का उदाहरण होता है। दांत कोशिका अरक्तता रोग किस उत्परिवर्तन का उदाहरण होता है? यह बिंदु उत्परिवर्तन का उदाहरण होता है। होता क्या है हमारा बिंदु उत्परिवर्तन? ध्यान दीजिएगा। दांत कोशिका अरक्तता एक अनुवांशिक रोग है जो एक बिंदु उत्परिवर्तन के कारण होता है। इस उत्परिवर्तन में डीएनए के एकल न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हीमोग्लोबिन प्रोटीन में क्या हो जाते हैं सर जी? परिवर्तित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। अगला प्रश्न घ वाला, परागकण पुष्प के किस अंग के भीतर निर्मित होते हैं? जो गुरुदेव हमारे परागकण होते हैं, यह पुष्प के किस अंग के भीतर निर्मित होते हैं, मतलब गुरुदेव हमारे उपस्थित होते हैं या फिर बनते हैं? तो हमारे बनते हैं सर जी लघु बीजाणुधानी। किसके गुरुदेव अंदर निर्मित होते हैं? किसके अंदर निर्माण होता है सर जी? लघु बीजाणुधान के अंदर परागकणों का निर्माण होता है। लघु बीजाणुधानी होता क्या है? ध्यान दीजिएगा, परागकण पुष्प के नर जनन कोशिका होती हैं। ध्यान देना, जो हमारे परागकण होते हैं यह पुष्प के नर जनन कोशिकाएं होती हैं। परागकण क्या होते हैं? पुष्प के नर जनन कोशिकाएं होते हैं। ये लघु बीजाणुधान में बनते हैं। ये कहाँ बनते हैं? लघु बीजाणुधान में बनते हैं। और लघु बीजाणुधान पुंकेसर का क्या होता है? एक भाग होता है। लघु बीजाणुधान पुंकेसर का क्या होता है करेजवा? एक भाग होता है। कोनो डाउट यहाँ तक? किसी कोई दिक्कत नहीं गुरुदेव, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब ऑब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे ना तो डेप्थ में सोल्यूशन जाके पढ़ेंगे। करेंगे ऐसा काम गुरुदेव कि मम्मी पापा का ना हमारे ऊपर गर्व होगा। पड़ोसी भले ही जले तो जले गुरुदेव, लेकिन उनको नहीं जलाना है, क्योंकि गुरुदेव अगर वो दिक्कत में आ गए तो फिर बवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुरुदेव? बवाल हो जाएगा। हाँ, है कि नहीं? ठीक, चले सर अगला देखते हैं यहाँ पे अति लघुत्तरी प्रश्न। भैया एकदम स्माइल के साथ पढ़िएगा, एकदम तगड़ा वाला, परेशान मत होइएगा। वो धोखा दे दिए लेकिन हम धोखा नहीं देंगे, परेशान मत होइएगा, भरोसा रखो। शिवम पे इतना भरोसा रखो कि अपने साथ 5 सालों का जो अपना सर एक्सपीरियंस है ना आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, और कसम से हर एक क्वेश्चन करवा देंगे। सर एक एक नंबर का आएगा, एक एक नंबर का मतलब 5 नंबर का सर आने वाला है। प्रश्न क्या है करेजवा यहाँ पे? जीरा एकदम हरिहरा जाए, परेशान मत होना, जीरा एकदम हरिहरा जाए। मलेरिया रोग का संचरण किस जीव के कारण होता है? तो मलेरिया रोग का संचरण गुरुदेव हम जानते हैं मादा के कारण होता है। अच्छा, मादा क्या है गुरुदेव? मादा गुरुदेव बहुत गुस्सा आ जाती है। मादा मतलब महिलाएं गुस्सा आ जाती है किसी किसी बात पे। सबको नहीं कह रहे, माफी चाहते हैं। आप बहन है हमारे, छोटे छोटे है कि नहीं? हाँ, मतलब समझिएगा, ठीक है ना? अब घर में ही देख लीजिए, जो मेरी माता श्री है
वो पापा पर हमेशा गुस्सा रहती हैं, एकदम तगड़ा वाला, एकदम हाइपर दिमाग गरम। पिताजी मेरे एकदम ठंडे आदमी, कोई दिक्कत नहीं, जो फर्क ही नहीं पड़ता मेरी माताश्री क्या चिल्ला रही है ही नहीं। एक दिन की बात बता रहे हैं, मैं गया था घर पे, ठीक है ना। अब घर पे मैं जाता हूँ तो मेरी माँ कहती है कि बेटवा आप एक एक्चुअली में घर हमारे दो हैं, एक गांव में जैसे आप लोग रहते हैं और एक मेरा हाईवे पे है। हवेली पूरी तैयार तगड़ी वाली हवेली है। हाँ ठीक है। तो वहाँ पे मैं हवेली बनवा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे अपना सारा चीज़ ऑनलाइन सेटअप, अभी तो मैं सिटी में रहता हूँ, तो दिन मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे सारा सेटअप किया जाए क्योंकि अब वो भी नियर अबाउट अपना है, सिटी के ही नज़दीक। तो दिन यार वहाँ पे हवेली बनवा रहे हैं, तो पानी बरस रहा था, 2 दिन की पहली की बात है। मैं घर से निकला, मैंने कहा पिताजी चलिए छोड़ दीजिए। अब पिताजी कहें कि भैया मत जाओ, मम्मी कह रही बिल्कुल मत जाओ, लेकिन पिताजी तब भी कहें कि अच्छा ठीक है चलो छोड़ देते। अब पापा मुझे चुपके से आज छोड़ दिए, कहे कि ठीक है भैया जा तू पढ़ावा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे पढ़ना भी होता है। अब मेरी माता जी हाइपर, क्यों छोड़ दिए, क्यों छोड़ दिए, क्यों छोड़ दिए, मना करना चाहिए था, रात को उसको क्यों जाने दिए, बारिश हो रही है। मतलब सोचिए, मेरी माँ एकदम है, क्योंकि भाभी जी कॉल करके बता रही थी कि मम्मी भैया एकदम हाइपर है पिताजी के ऊपर। तो वही है ना कि मतलब गुस्सा तो इसका उससे लेना देना नहीं, लेकिन बता रहे हैं भैया, अब समझिएगा थोड़ी फीलिंग यार। तो मादा मादा मतलब क्या होती है, महिलाएं, यानी कि गुरुदेव मच्छर में महिलाएं होती हैं, ठीक ना, एक पुरुष भी होता है, यानी जिसको हम लोग नर बोलते हैं। तो मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण हमारा क्या होता है गुरुदेव, मलेरिया रोग का संचरण होता है। मलेरिया रोग का संचरण किसके द्वारा होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है। कोनो दिक्कत है का, कोनो दिक्कत है का। हाँ, अगला है पीसीआर संकेताक्षर का पूरा नाम क्या है। तो पीसीआर संकेताक्षर का पूरा नाम करेजा होता है अपना पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अच्छा पेपर में बनता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए। पॉलीमरेज पॉलीमरेज पीसीआर पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए। अगला है किसी एक पारजीनी जंतु का नाम क्या होता है, एक पारजीवी जंतु का नाम लिखिए प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम क्या है सर जी, एक पारजीवी जंतु का नाम है। अगला प्रश्न है पुष्प के, क्या यहाँ पे सर जी, पुष्प के रंगीन आकर्षक दल किस प्रकार के परागण हेतु उपयुक्त हैं। तो पुष्प के रंगीन आकर्षक दल कीट परागण के लिए उपयुक्त होते हैं। मतलब ये देखिएगा, परागण दो प्रकार के होते हैं, मेरी बातों ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल भाषा में समझाऊंगा। परागण दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जानिए कि सर परागण होता क्या है। परागण होता क्या है, एक हमारे पराग कण होता है। क्या होता है, पराग कण। पराग कण कहाँ पे पहुंचेगा, वर्तिकाग्र पर। पराग कण कहाँ पहुंचेगा, वर्तिकाग्र पर। पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही परागण कहलाता है। पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही परागण कहलाता है। इतना समझ में आ गया। अब ये परागकण दो प्रकार से वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, या तो स्वयं के द्वारा पहुंचेंगे स्वपरागण, या दूसरे के द्वारा पहुंचेंगे पर परागण। अब दूसरे के द्वारा जैसे पक्षी, वायु, जल, कीट इत्यादि के द्वारा जब पहुंचते हैं तो उसे परपरागण बोलते हैं। अब परपरागण में देखिएगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भैया कीट। कीट में क्या होता है, जो कीट होते हैं वो क्या करते हैं, किसी एक पौधे पर बैठेंगे, वहां से परागकण अपने मुंह में लगा लेंगे, क्योंकि उनका काम होता है जूठा करना, खाना, रस को चूसना। और चूसे उसके मुंह में क्या लग गया, परागकण लग गया। अब किसी और फूल पे, क्योंकि भैया एक जगह तो बैठ नहीं पाते, मिन 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 करते रहते हैं हर जगह, वो दूसरे फूल पे जाके बैठ गए। अब वो जो मुंह में अपना परागकण लगाए थे वो किसी और उस पे जाके छोड़ दिए, तो पराग संपन्न हो गई। समझ में आया क्या। अगला है पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पौधे हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर हम लोग पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे के लिए एक शब्द का प्रयोग करें तो वो शब्द होता है उत्पादक, यानी कि प्रोड्यूसर शब्द का प्रयोग किया जाता है। हरे पादपों के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, उत्पादक शब्द का प्रयोग किया जाता है। समझ में आता है, ये आया यहाँ तक समझ में, बता ही देना, कोई दिक्कत नहीं है। आप घटन को परिभाषित कीजिए। आप कहेंगे गुरुजी हम किताब खोलेंगे तो बहुत बड़ा दिया है, भैया जब किताबें पढ़ना होता तो यूट्यूब पे क्यों पढ़ते हैं, आप ही बताओ। अब फिर हम भी दूसरों की तरह हो जाएं, जो किताब से दे रहे हैं वही हम भी आपको कंटेंट कॉपी पेस्ट प्रोवाइड करें, तो ये सब मुझसे नहीं होने वाला। मैं सच बता रहा हूँ, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ सर जी, मैंने पढ़ाई किया है सर मैथ से, मैंने पढ़ाई किया है मैथ से, और मैथ पढ़ने के बाद मैं बायोलॉजी से पढ़ाई किया इंटरमीडिएट। सर दो दो बार पढ़ाई किया है। मैं इंजीनियरिंग भी कर रहा हूँ सर जी, किया हूँ, और फार्मेसी भी कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो सर आपको पढ़ाने के लिए हम पहले पढ़ेंगे, ठीक।
हाँ, अब इंग्लिश पे काम कर रहे हैं, बहुत तगड़ा वाला इंग्लिश सर ये हम लेकर आएँगे, परेशान मत होइएगा, ठीक है ना? क्योंकि होता है ना सर ये कि मतलब कि ऐसा है नहीं कि अगर आपको कोई बोल दे गुरुदेव उनको वो चीज़ नहीं आती, तो ठीक है, नहीं आती। हम सर वो नहीं हैं कि बोल दिया नहीं आती, एक्सेप्ट करते सर मुझे नहीं आती, बट सर हम परफेक्ट बन सकते हैं चीज़ों में। अच्छा ये बताइए लोग कहते हैं, अरे भैया वो फिज़िक्स भी पढ़ा देता है, केमिस्ट्री पढ़ा देता है, हिंदी पढ़ा देता है, बायोलॉजी भी। हम उनसे ये सवाल पूछते हैं कि भाई तुमने बिना पढ़े ही 12वीं पास कर लिया क्या? क्या भाई तुमने बिना पढ़े ही बीएससी, बीटेक या फिर इंजीनियरिंग कर लिया क्या फार्मेसी? पहले आप 12वीं तो पढ़ेंगे ना, यानी कि आपने 12वीं पढ़ा ही नहीं। लोग कहते हैं अरे भैया हम तो फिजिक्स के क्या आता है। अरे मान भैया फिजिक्स क्या आता है तो तुमको बायोलॉजी भी आनी चाहिए, केमिस्ट्री भी आना चाहिए, हिंदी भी आना चाहिए, तभी तो मानेंगे। यानी कि आप नकल से 12वीं पास किए हो। मेरी बात तो ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए कहते हैं गुरुदेव हर एक नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ठीक है? कंप्यूटर सर भले ही हम नहीं पढ़ाते हैं यहाँ पे कंप्यूटर, लेकिन सर हम कंप्यूटर अपना पढ़ते सर ये 3-3 घंटे 4-4 घंटे अपना कंप्यूटर के सवाल लगाते। बिकॉज 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 मतलब क्योंकि सर मुझे एग्जाम देना है। आ रहे सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी ना, तगड़े से आपके भाई लोग रहेंगे, आप तो चले जाएंगे। बहुत तगड़ा आप लोगों के लिए कुछ करने जा रहे हैं, प्लीज सपोर्ट करिएगा और वो चीजें बताएंगे। कोई बात नहीं सर, ये आएगा बहुत तगड़ा। आज कंटेंट ही तो ला रहे हैं बोर्ड में सर, कसम से इसी तैयारी करवा के भेजेंगे ना, एक एक क्वेश्चन करोगे, टेंशन ना लो, ठीक है ना? और माफी चाहते कोई अगर मेरी बात बुरी लगे तो भैया आप ही सब कुछ है हमारे, आप ही करेजा हैं, आप ही हमारे सब कुछ है। तो भाई ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए, कमेंट में आपका पढ़ता हूँ। अपघटन को परिभाषित कीजिए। क्या है अपघटन? वह प्रक्रिया है जिसमें मृत पौधे, जंतुओं और उनके अवशेषों को सूक्ष्मजीवों द्वारा सरल कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों में विघटित किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपघटन। मतलब आपने केला खाया रात में, आपके पिताजी ने क्या लाया था? केला। गुरुदेव केला खा लिया, केला का छिलका फेंक दिया, 2 दिन बाद सड़ के मिट्टी में बदल गया, तो कहा है भैया अपघटन है। इन्हीं दो किण्वित पेय पदार्थ भैया बियर और वाइन। हाँ भैया शराब है, शराब है। चाचा पढ़ते हैं, पढ़ते हैं कि पीते हैं गुरुदेव? पीते हैं, पीते हैं। क्या पीते हैं भैया? बियर पीते हैं और क्या पीते हैं? वाइन पीते हैं। अच्छा बियर क्या होता है? यह अनाज से बनाया जाता है, जैसे कि जौ से। किससे बनाया जाता है? जौ से बियर बनाया जाता है। अरे गुरुदेव ये तो पौष्टिक आहार है। वाइन यह अंगूर के रस से तैयार किया जाता है। तो बियर और वाइन ये किण्वित दो पेय पदार्थ हैं। समझ में आया क्या? अगला यहाँ पे है टेस्ट ट्यूब बेबी। कार्यक्रम पर टिप्पणी लिखिए। टेस्ट ट्यूब बेबी इसको कभी कभी बोलते हैं आईवीएफ। अच्छा आईवीएफ का पूरा नाम बोले पेपर में तो क्या करेगा? लिखेंगे आईवीएफ का पूरा नाम बोले तो क्या लिखेंगे? आईवीएफ का पूरा नाम होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है। होता क्या है? तो टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि आईवीएफ तकनीकी पर आधारित है, जिसमें अंडाणु और शुक्राणु को शरीर के बाहर प्रयोगशाला में निषेचित किया जाता है और इसके बाद विकसित भ्रूण को मां के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। और यह विधि उन दंपतियों के लिए लाभकारी है जो प्राकृतिक रूप से संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होते। मतलब कुल मिला के जैसे मान लीजिए एक दंपत्ति है, आपके पड़ोसी हैं, आपके पड़ोसी को बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, तो आपके पड़ोसी के पड़ोसी वालों ने ताना मार दिया, बांझपन है यार। मतलब यार मैं देखता हूँ ये जो देहात और गाँव में बड़े भी ऐसा नहीं है। भाई मतलब कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं यार कि जो कि महिलाओं को बहुत नीचा दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही गंदी सोच है। भाई साहब हम भी अपने माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं, तो मेरी माँ भी तो एक महिला है, रिस्पेक्ट कीजिए ना सर जी, ठीक है ना? लेकिन वही है यार पता नहीं क्या है। तो अगर वो त्रुटि देखते हैं ना तो सबसे पहले महिलाओं के ऊपर उँगली उठा दी, ये बांझपन है, इसकी वजह से बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। तो मान लीजिए पड़ोसी ने दे दिया ताना, अब उनके दिमाग में भैया हमें बच्चा चाहिए, पैदा तो हो नहीं पा रहा है। तो उन्होंने हॉस्पिटल में जाके संपर्क किया, तो किसी एक महिला का अंडाणु लिया गया, किसी एक पुरुष का शुक्राणु लिया गया, या फिर उसी महिला का अंडाणु या उसी महिला के पति के शुक्राणु को आपस में लिया गया। क्योंकि ठीक है उनके अंदर अंडाणु शुक्राणु तो बन रहे हैं, बच्चे पैदा नहीं हो पा रहे, यानी बन नहीं पा रहे, भ्रूण का विकास नहीं हो पा रहा है, निषेचन क्रिया नहीं हो पा रही है। तो उस महिला का अंडाणु लिए, उस पुरुष का शुक्राणु लिए, आपस में निषेचन की क्रिया करवा दी है, ठीक ना? मतलब उतना टेम्परेचर पे वैसी, मतलब कि कुल मिला के वैसा ही नेचर क्रिएट करके, माहौल क्रिएट करके निषेचन क्रिया करवा दी। जब वो भ्रूण विकसित हो गया 1-2 महीने का, तो फिर उसे ले गए उसी माँ के, मतलब कि जो बच्चा पैदा करना चाहता है उसके गर्भाशय में
डाल दिया गया। अब 9 महीने बाद बच्चा पैदा होता है, उसी क्या कहते हैं, बेबी टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, बस वही है। समझ में आया कि अब मत बोलिए गुरुदेव नहीं समझ में आया। अगला है समयुग्मजीवी और विषमयुग्मजीवी में 2 अंतर लिखिए। सबसे पहला अंतर है और दूसरा अंतर है। समयुग्मजीवी, विषमयुग्मजीवी पहला अंतर, समयुग्मजीवी, विषमयुग्मजीवी दूसरा अंतर। तो समयुग्मजीवी क्या होते हैं? किसी विशेष लक्षण के लिए 2 समान एलील उपस्थित होते हैं समयुग्मजीवी में। विषमयुग्मजीवी में देखें तो किसी विशेष लक्षण के लिए 2 भिन्न-भिन्न एलील उपस्थित होते हैं विषम में। सम में किसी विशेष लक्षण के लिए 2 समान एलील होते हैं, सम में किसी विशेष लक्षण के लिए 2 अलग-अलग एलील होते हैं विषम में। समयुग्मजीवी में गुणसूत्री जोड़े में 2 एलील समान प्रभाव दिखाते हैं, किसमें? समयुग्मजीवी में। और विषमयुग्मजीवी में एलील में से एक प्रभावी डोमिनेंट और दूसरा अप्रभावी रेसेसिव होता है, किसमें सर जी? अपना विषमयुग्मजीवी में। अगला प्रश्न है यहाँ पे, राइबोसोम के 2 कार्यों को बताइए। तो राइबोसोम के 2 कार्य होता है। सबसे पहला प्रोटीन संश्लेषण में, दूसरा अनुवाद प्रक्रिया में, यानी कि ट्रांसलेशन के दौरान एमआरएनए और टीआरएनए को संयोजित करना, और प्रोटीन संश्लेषण में। तो ये राइबोसोम्स क्या होते हैं सर जी? कार्य होते हैं। बहुत सिंपल भाषा में करवा रहे हैं। अब वैसे ही करिएगा याद जो आपको रट जाए, क्योंकि टाइम नहीं है कि भैया खोल लिए किताब, अब गुरुदेव हम रट रहे हैं कि इतना याद कर ले। तो यार रटेंगे तो याद ही नहीं होगा यार। छोटा याद करो, तगड़ा याद करो। मेरी बातें समझ में आए तो मजा आ जाएगा एकदम। तगड़ा वाला यहाँ पे करवा रहे हैं। अगला प्रश्न है, बहुभ्रूणता पर एक टिप्पणी लिखिए। भैया बहुभ्रूणता के बारे में बताओ, काम खत्म हुआ। छोटे से प्यारे से आंसर दीजिएगा, बहुत ज्यादा आंसर मत दीजिएगा। तो बहुभ्रूणता क्या होता है? तो वह स्थिति जिसमें एक ही भ्रूणी थैली या बीजांड से एक से अधिक भ्रूण का विकास होता है, और यह प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से कुछ पौधे जैसे नींबू वर्गीय पौधे और जंतु जैसे कि आर्माडिलो में पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं। मतलब बहुभ्रूणता का मतलब सब सीधी सीधा बताइएगा, यह वह स्थिति है जिसमें एक ही भ्रूणी थैली या बीजांड में एक से अधिक भ्रूण का क्या होता है? विकास होता है, उसे हम लोग बहुभ्रूणता कहते हैं। जैसे आप लोग नींबू देखे होंगे, अब नींबू होता है और एक नींबू के अंदर बहुत सारे बीज पाए जाते हैं, तो बहुभ्रूणता क्या होता है सर जी? उदाहरण होता है। जैसे इसमें नींबू में और जंतुओं में। बस। अगला प्रश्न है यहाँ पे 6 वाला, कि स्त्री केसर के 3 अंगों को चित्र सहित दर्शाइए। स्त्री केसर के 3 अंग चित्र सहित दर्शाना है। सबसे पहले भैया वर्तिका, जो कि परागकण को ग्रहण करता है, सॉरी परागण को ग्रहण करता है। दूसरा पहला वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका जो कि वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ता है, और तीसरा अंडाशय, इसमें अंडाणु स्थित होते हैं। तो ये भैया वर्तिकाग्र है, जो कि क्या कर रहा है? परागण को ग्रहण करता है। मतलब यहाँ पे परागण की क्रिया हमारी संपन्न होती किस पे? वर्तिकाग्र पर। और वर्तिका क्या होता है? वर्तिकाग्र और अंडाशय से जोड़ने का जो काम करता है हमारा, ये वर्तिका करता है। क्या करता है? वर्तिका करता है। और अंडाशय में क्या होते हैं सर जी? अंडाणु होते हैं। क्या होते हैं? अंडाणु होते हैं। तो ये फिगर रहा, ये यहाँ पे सामने मैंने लिख दिया है। अब सबसे सिंपल भाषा में है, अभी ये मत बोलिए गुरुदेव नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया कमेंट करो, मैं समझाऊंगा, परेशान मत होना। ठीक। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि पुरुष लिंग लिंग की 3 सहायक ग्रंथियों के नाम लिखिए। तो पहला शुक्राशय ग्रंथि, दूसरा है प्रोस्टेट ग्रंथि, तीसरा है बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। अगर यहाँ पे चित्र बना देते, लेकिन कोशिश करिएगा कि बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन हैं, आपको चित्र जरूर से जरूर बनाना है। जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आंसर देते समय आपको फिगर जरूर से जरूर ड्रा करना है। ठीक। अगला प्रश्न है यहाँ पे, क्या यहाँ पे भैया? प्राथमिक उत्पादकता और द्वितीयक उत्पादकता में अंतर लिखिए। तो एक तरफ प्राथमिक उत्पादकता, दूसरी तरफ द्वितीयक उत्पादकता लिखेंगे, और इन दोनों में अंतर लिखेंगे। चलिए, सबसे पहला लिखेंगे, यह उत्पादक स्तर यानी पादपों द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का दर है। और द्वितीयक उत्पादकता में यह उपभोक्ता स्तर जंतुओं द्वारा उत्पादकों से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग और भंडारण है। अगला, इसे सकल प्राथमिक उत्पादकता और शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता में वर्गीकृत किया जाता है। और इसमें द्वितीयक उत्पादकता में इसमें उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा का हिस्सा शामिल होता है। ठीक। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न है, प्राथमिक सॉरी और आगे लिख सकते हैं, प्राथमिक उत्पादकता में यह केवल हरे पौधे और अन्य उत्पादों में होता है, और यह केवल उपभोक्ता में होता है। बस। अगला यहाँ पे आपका 5 का प्रश्न है, क्या यहाँ पे कि प्राकृतिक वर्ण को किस एक उदाहरण, मतलब कि प्राकृतिक वर्ण को किसी एक उदाहरण द्वारा समझाइए। मतलब प्राकृतिक वर्ण होता क्या है, सिद्धांत क्या होता है, यह विकास चैप्टर से लिया गया है, और एक उदाहरण दीजिए। चलिए, प्राकृतिक वर्ण क्या होता है? प्राकृतिक वर्ण चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया एक सिद्धांत है
इसके अनुसार किसी समूह में वे जीव अधिक जीवित रहते हैं और प्रजनन करते हैं जिनमें पर्यावरण के अनुकूलन गुण होते हैं। मतलब जो हमारे डार्विन साहब थे, उन्होंने एक वो कहा कि अपने समाज में वही ज़्यादा दिन तक जीवित रह पाएगा जो समाज के अनुकूल रहेगा। प्रतिकूल गए तो लात मार के निकाल देगा। आपने बहादुर कहानी पढ़ा है ना कि भैया मुन्नरी से प्रेम करता था। तो मुन्नरी को मार दिया लाइन एक दिन गाते-गाते सलीम का गाना। देख गई काकी कहीं भाग इधर से। उसको गाँव वालों ने बाहर निकाल दिया क्योंकि वह प्रतिकूल चला गया गाँव वाले को, क्योंकि गाँव वाले लव मैरिज के विरुद्ध होते हैं और आप चाहते हैं तो उनसे लव मैरिज हो जाए, तो बवाल तो होगा ना भैया, बवाल तो होगा ना करेजा। आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, बट ऐसा होने वाला नहीं है। समझ आ रहा है ना? ये बात ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला है, इस प्रक्रिया में समय के साथ-साथ अनुकूल गुणों वाले जीव की संख्या बढ़ती जाती है और अनुकूल नहीं होने वाले जीवों की संख्या क्या होती है? घटती जाती है। एक उदाहरण ले सकते हैं जैसे कि औद्योगिक मेलेजियम मेलेनिज्म का क्या है इसमें? औद्योगिक क्रांति के दौरान इंग्लैंड में काले रंग यानी मौत की संख्या हुई थी, जबकि हल्के रंग के सलब की संख्या में कमी आई थी। इसका कारण यह था कि प्रदूषण के कारण पेड़ों जो हमारे पेड़ होते हैं, इनकी जो छाल होती है, छाल का रंग क्या हो जाता है भैया? काला हो जाता है और इस परिवर्तन के कारण काले रंग के सलब शिकारियों से छिपने में सक्षम हो गए। क्या हो गए सर जी? सक्षम हो गए थे, जबकि हल्के रंग के सलब आसानी से क्या हो रहे हैं सर जी? अपना दिखाई दे रहे थे। आसानी से क्या हो रहे थे सर जी? दिखाई दे रहे थे। ठीक? आगे यहाँ पे और शिकार हो रहे थे। अगला प्रश्न यहाँ पे, प्रतिबंधन एंजाइमों के कार्य को समझाइए भैया। प्रतिबंधन एंजाइम के कार्य क्या होते हैं, इसको हमको समझाना है। तो सबसे पहले जानते हैं सब प्रतिबंधन एंजाइम होते क्या है। प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए अणुओं को विशिष्ट स्थानों पर काटने वाले एंजाइम होते हैं। जो प्रतिबंधन एंजाइम होते हैं, इनका काम होता है डीएनए को खंडों में काटना। जैसे टंगारी का काम होता है गुरुदेव काटना, ठीक है ना? इन एंजाइमों का उपयोग अनुवांशिक इंजीनियरिंग में डीएनए के टुकड़े को जोड़ने के लिए भी किया जाता है। मतलब प्रतिबंधन एंजाइम का काम होता है डीएनए के खंडों को तोड़ना और एक का काम होता है जोड़ना। ठीक? मतलब ये गुरुदेव 2 जन हैं, एक लोग क्या करते हैं कि समाज को बहुत ज़्यादा गलत रास्ते पर ले जाते हैं और दूसरा जन समाज को पढ़ा-लिखा कर सही रास्ते पर ले जाते हैं। मतलब एक बाप के 2 बेटे, समझे आए ना? चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला इनका कार्य होता है डीएनए को काटना और ये एंजाइम डीएनए अणुओं को एक विशिष्ट क्रम के न्यूक्लियोटाइड यानी बेस पेयर पर काटते हैं। दूसरा जीन क्लोनिंग यानी प्रतिबंधन एंजाइमों का उपयोग जीन क्लोनिंग में किया जाता है, जिसमें एक जीव के डीएनए के एक विशेष टुकड़े को दूसरे जीव के डीएनए में डाला जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, अनुकूली विकिरण पर एक टिप्पणी लिखिए भैया या एक टिप्पणी दीजिए। अनुकूली विकिरण क्या होता है, इस पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए बोला है। चलिए देखते हैं सर जी। अनुकूली विकिरण होता है क्या? सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे, लिखेंगे एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक सामान्य पूर्वज से कई नई प्रजातियां विकसित होती हैं और ये प्रजातियां विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में रहने के लिए क्या होती है सर जी? अनुकूल होती हैं। उसे हम लोग अनुकूली विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकूली विकिरण कहते हैं। अनुकूली विकिरण का उदाहरण सबसे पहला है डार्विन के फिंच। डार्विन के जो फिंच है, यह एक फिंच एक क्या होता है सर जी? पक्षी होता है। उनका इन्होंने सिद्धांत बताया, मतलब उदाहरण दिया है। यानी कि गैलापागोस द्वीप समूह में पाए जाने वाले फिंच की विभिन्न प्रजातियां अनुकूली विकिरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। फिंच मतलब क्या सर? पक्षियां हैं। ये क्या सर? पक्षी हैं। इन फिंचों के चोंच का आकार और आकृति उनके भोजन के प्रकार के अनुकूल हो गई हैं। ठीक? अगला यहाँ पे आप प्रश्न घ वाला क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अनिषेक जनित फल का फल पर टिप्पणी लिखिए भैया। अनिषेक जनित फल होते क्या हैं? तो ऐसे फल ऐसे फल जिनका निर्माण बिना निषेचन से होता है, यानी कि अनिषेक जनित फल वे फल होते हैं जो बिना निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के विकसित होते हैं। ऐसे फलों को अनिषेक जनित फल कहते हैं और ऐसे फलों में बीज नहीं बनते, जैसे केले और अंगूर जो होते हैं, यह अनिषेक जनित फलों के उदाहरण हैं। छठा का क प्रश्न है। प्रश्न क्या है? अपसारी विकास को उदाहरण से समझाइए। सर अपसारी विकास क्या होता है? तो अपसारी विकास वह प्रक्रिया है जिसमें एक समान पूर्वज से विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण भिन्न भिन्न विशेषताएं विकसित होती हैं
उसे अपसारी विकास कहते हैं। उदाहरण के लिए स्तनधारी जीवों के अग्रपाद, चमगादड़ का पंख, व्हेल का फ्लिपर और घोड़े की अगली पैर की संरचनात्मक रूप से समान होते हुए भी विभिन्न कार्यों के लिए अनुकूल होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं गुरुदेव? अपसारी विकास कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है? अंतरण आरएनए यानी कि टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो अंतरण आरएनए यानी टीआरएनए पेपर में देता है, हिंदी में कभी कभी दे देता है। चलिए बताइए अंतरण आरएनए, थोड़ा इंग्लिश वाला खोल के क्वेश्चन देख लेना। टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए होता क्या है? एक प्रकार का आरएनए है जो प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाता है और यह एमआरएनए के कोडान को पहचानने के लिए एंटी कोडान क्षेत्र का उपयोग करता है और उचित अमीनो एसिड को जोड़ता है। इनका मुख्य कार्य क्या क्या होता है? तो सबसे पहला इनका जो मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो एसिड का स्थानांतरण करने में, दूसरा जेनेटिक कोड का अनुवाद करने में इनका उपयोग करते हैं। इनकी संरचना तो इसमें पत्री आकृति होती है, ठीक ना, यानी कि क्लवर लीफ होता है ये। अगला प्रश्न यहाँ पे ग वाला क्या भैया? यहाँ पे ओपियाइड्स ड्रगों को एक उदाहरण से ही समझाइए भैया। ओपियाइड्स ड्रग क्या होते हैं, ड्रग्स क्या होते हैं, उनको आपको उदाहरण के द्वारा समझाना है। चलिए, ओपियाइड बोले ड्रग ऐसे यौगिक हैं जो दर्द निवारक और मस्तिष्क को शांत करने वाले होते हैं। ये मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पर कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मार्फिन एक हमारा क्या होता है, ओपियाइड्स का क्या होता है, उदाहरण होता है। इनका उपयोग तीव्र और पुरानी दर्द का उपचार करने में करते हैं। सर्जरी के बाद दर्द से राहत पाने के लिए किया जाता है। अगर हम लोग इनका बहुत ही अत्यधिक उपयोग करें तो हमारा एक लत बन जाता है, इसी क्या कहते हैं सर? ड्रग्स कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, एक पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों को आरेखीय चित्रों द्वारा दर्शाइए। तो ये भैया अपना क्या है, विभिन्न प्रकार के पोषी स्तर हैं जिनको हम लोग आरेखीय चित्र द्वारा दर्शा रहे हैं। ठीक, महाभारत बैच में मैंने ऑलरेडी इसको पढ़ा दिया है, आप वहां कर सकते हैं। ये अपना सूर्य है, सूर्य से प्रकाश प्राप्त करके जो पौधे होते हैं यह अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश से सूर्य प्राप्त करके जो पौधे होते हैं अपना क्या बनाते हैं सर जी? भोजन बनाते हैं। पौधा भोजन बना लिया, अब इन पौधे के पत्तियों को खाएगा कौन सर? कीट खाएगा। क्या खाएगा? कीट। अब ये हमारे प्रथम पोषण स्तर होते हैं जो कि हरे पौधे, इनको कहते हैं उत्पादक। ध्यान देना, जो सूर्य होता है यह उष्मा देता है, ऊर्जा देता है, और इन ऊर्जा का उपयोग ये हरे पौधे करते हैं अपना भोजन बनाने। भोजन बना के हरा पौधा एकदम खिल गया और इसे हम लोग प्रथम पोषण स्तर बोलते हैं, जो कि उत्पादक के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग हरे पादप कहते हैं। अभी प्रश्न था ना, हरे पादप को क्या कहते हैं? तो हरे पादप को हम लोग उत्पादक, प्रोड्यूसर बोलते हैं। अब इन हरे पादक से जो भैया अपने छोटे छोटे कीट होते हैं वो क्या करते हैं? खाना बनाते हैं, जो कि शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी का मतलब ये होता है कि ये केवल हरी चीज खाते हैं, हरा पौधा खाते हैं, कुछ भी हरा पाएंगे खा लेंगे, तो उसे क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। जो ये कीट होती हैं, और ये किसको खाएंगे भैया? पेड़ के पत्तियों को खाएंगे। अब इस कीट को कौन खाएगा? तो ये जो कीट होता है इस कीट को खाएगा भैया पक्षी खाएगा। क्या खाएगा? पक्षी। अब कीट को, जीव को पक्षी खा रहा है तो मांसाहारी हो गया ना। तो देखिए मांसाहारी, ये क्या होता है? तृतीय पोषण रीति, मतलब कह सकते हैं अपना कि भैया तृतीय पोषण स्तर है, और ये द्वितीयक उपभोक्ता को क्या करता है भैया? उपभोग में करता है। ये प्रथम हो गया, ये द्वितीय हो गया, ठीक ना। और ये प्रथम पोषण उत्पादक हो गया, ये द्वितीय पोषण रीति यानी प्रथम उत्पादक को खाता है। ये तृतीय पोषण स्तर है जो द्वितीय उत्पादक को खाता है। अब भैया इस पक्षी को कौन खाएगा भैया? ये हमारा जो चील होता है, बाज होता है, वो इसको भी खाएगा, इसको भी खाएगा। बट ये छोटा छोटा होता है तो इतना जाके नहीं खा पाता, बट इसको खा लेगा। तो ये चतुर्थ पोषण स्तर यानी तृतीय उपभोक्ता का उपभोग करता है। तो ये रहा भैया अपना चित्र। समझ गया? आ गया ना? समझ में आ गया ना? अब ये जो तृतीय चतुर्थ वाला है ये पक्षी को भी खाएगा और कीट को भी खाएगा, ये सबको खा लेगा। कोई दिक्कत? बस। अगला यहाँ पे अपना क्या है सर? विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जो कि 5 नंबर का एकदम तगड़ा वाला प्रश्न सर। तगड़ा वाला प्रश्न क्या है? कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करिए। चले सर जी। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का महत्व, हेडिंग डालिए, लिखते हैं इसमें। जैव प्रौद्योगिकी ने कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं। यह विज्ञान की वह शाखा है
जिसमें जीवों या उनके उत्पादों का उपयोग मानव कल्याण के लिए किया जाता है। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग फसलों की उत्पादकता बढ़ाने और रोगों और कीटों के प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने, पोषण मूल्य में सुधार करने और पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियों को विकसित करने में किया जाता है। ठीक। अगला यहाँ पे लिखेंगे, जैव प्रौद्योगिकी के कृषि में उपयोग के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं। सबसे पहला, फसल सुधार यानी जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग फसलों के वांछित लक्षणों जैसे कि रोग प्रतिरोधकता, सूखा प्रतिरोधकता, कीट प्रतिरोधकता और उच्च उपज आदि को विकसित करने के लिए किया जाता है। और काहे में करते भैया? और हम लोग इसका उपयोग करते हैं पशुपालन सुधार में, यानी जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग पशुओं में वांछित लक्षणों जैसे कि दूध उत्पादन, मांस उत्पादन, रोग प्रतिरोधकता आदि को विकसित करने के लिए किया जाता है। अगला है बायो फर्टिलाइजर में, यानी जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवों पर आधारित होते हैं जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं और पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। अगला यहाँ पे लिखेंगे भैया कि बायो बायो पेस्टिसाइड्स में, यानी जैव कीटनाशक सूक्ष्मजीवों या उनके उत्पादों पर आधारित होते हैं जो कीटों की नियंत्रित करने में मदद करता है। जैव ईंधन में, यानी जैव ईंधन पौधे या कृषि अपशिष्ट से बनाए जाते हैं और परंपरागत ईंधन के विकल्प के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या क्या उपयोग के लाभ क्या क्या है? पहला, फसल के उत्पादन वृद्धि के लिए, खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आय में वृद्धि के लिए। उसके बाद अथवा में है, आप इसको कर लीजिएगा खुद से, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया की आरेखीय निरूपण का आरेखीय निरूपण के साथ वर्णन कीजिए। तो ये मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ। तो ये रहा अपना जीव विज्ञान का तगड़ा वाला गेस पेपर, एकदम छपने वाला। और महाभारत बैच में जो मैं सेट पेपर पीडीएफ बना के दिया हूँ उसको रख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने उसका वीडियो भी सॉल्व किया है। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, साथ ही साथ पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।